तो सबसे पहले वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए उन लोगों ने जो एक्सप्रेशन दी वो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने पहले जब टॉर्क एक्सप्लेन किया था उसी दिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कंप्लीट किया था। कैसे? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सपोज फर्स्ट पार्टिकल के लिखना है तो L1 इज इक्वल टू R1 P1, इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। और सपोज ऐसा मान ले कि रिजिड बॉडी की जो रोटेशन एक्सिस है ऑन z एक्सिस है, ऑन z एक्सिस, तो हम पूरे ऑब्जेक्ट के लिए जब लिखना है, पूरे ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम, सो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अप टू Ln, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, किसी एक की कैलकुलेशन करेंगे, ओके, इस वजह से सभी की कैलकुलेशन जो है उसको वेक्टर एडिशन के हिसाब से ऐड कर देना। सो LZ लिखो या L लिखो चलेगा, क्लियर। अब सपोज L इज इक्वल टू इसमें R1 क्रॉस P1, इसके लिख रहा हूं R2 क्रॉस P2, Rn क्रॉस Pn, Rn क्रॉस क्या लिखा मैंने Pn, और इतना सारा नहीं लिख रहा तो समेशन I इक्वल टू 1 to n Ri क्रॉस Pi ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी अप टू n, अप टू n। अब थोड़ा चेंज है, z इज इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n Ri, बट लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होगा Mi Vi ऐसा लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम तो L, लेकिन लीनियर मोमेंटम सो P इज इक्वल टू mv, सो MIVI ऐसा लिख के कंप्लीट किया। एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, जब हमने रोटेशनल मोशन कंप्लीट की थी इन चैप्टर नंबर 4, सो V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू फॉर्मूला से चलो मैग्नेट के लिए लिखते हैं V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो V इक्वल टू R ओमेगा वाली फॉर्मूला यहां ऐड करनी है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी summation I equal to 1 to n Ri into Mi, ओके। अब Vi की जगह भी क्या रखेंगे हम, Vi की जगह भी क्या रखेंगे, समझ एक काम करते इसको पूरा फॉर्मूला Ri स्क्वायर Mi Vi इंटू के कैरेट इसलिए ये चैप्टर स्टार्ट हो तभी बताया था। इस चैप्टर के अंदर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और सभी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, और सबकी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस को पैरेलल होगी। मतलब वेक्टर L इज इक्वल टू Ri स्क्वायर Mi Vi एंड के कैरेट, मतलब z एक्सिस के लिए मैंने लिखा, ये बराबर लिखा नहीं, क्यों कि मैंने V इज इक्वल टू R ओमेगा ऐड कर दिया। देखो Ri था, यहाँ लिख रहा हूँ Ri तो है, Mi भी है, V इज इक्वल टू ओमेगा, तो क्या होगा Ri ओमेगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं।
जस्ट मिनट। ओके, तो हमने कहां तक कंप्लीट किया कि आर आई तो था ही, एम आई वी इज इक्वल टू आर ओमेगा ऐड कर दिया। ओमेगा आई नहीं लिख सकते क्योंकि रिजिड बॉडी के लिए, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी रिमेन, सभी पार्टी के लिए रिमेन कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो आर आई स्क्वायर एम आई आ गया ओमेगा इंटू के। तो उन लोगों ने ऐसा भी लिखा समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा इंटू के कैरेट, ओमेगा इंटू के कैरेट। सो इसको एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा, के कैरेट नहीं लिखेंगे तो चलेगा, और सपोज के कैरेट लिखना है तो यहाँ इसका मतलब एक फॉर्मूला लिखते हैं, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये इक्विवेलेंट इन लीनियर मोशन P इज इक्वल टू mv। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जो पार्ट लीनियर मोशन में मास का होता है वही पार्ट एंगुलर मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट करके दिया है। ओके, एक चीज और, ये तो बराबर है कि ये पता चल गया किस तरह से कंप्लीट हो गया, लेकिन और एक कैलकुलेशन भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन क्या, कि सपोज L इज इक्वल टू आई ओमेगा को आप डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, I remain constant d omega upon dt, okay, dl upon dl upon dt is equal to I d omega upon dt, but dl upon dt पहले भी हमने कहा ये टॉर्क होता है, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, टॉर्क, एंड दैट इज इक्वल टू I अल्फा, ये भी इक्विवेलेंट टू F इज इक्वल टू ma। टॉर्क की जगह फोर्स होगा, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जो पार्ट लीनियर मोशन में मास का होता है वो एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रहेगा। तो ये सभी इक्वेशन हम लोगों ने एक्सप्लेन करके हमको दिए, लेकिन अब उसके बाद बताइए राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो पहले भी हमने स्टेटमेंट एक बार कंप्लीट की थी, आज इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके देना है। एक काम करो, लेकिन इससे पहले आप दर्पण से 55 56 एक बार चेक कर लो, 55 और 56 नंबर मैंने इरेज कर दिया, लेकिन 55 56 नंबर में जो लिखे एक बार फटाफट पढ़ लो।
सर डन। ये पहले इससे बताया कि उन लोगों ने रिजिड बॉडी से एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन किया, पहले पार्टिकल की फॉर्मूला लिखी, बाद में पूरी बॉडी के लिए, और उसके साथ वो दो इक्वेशन कंपेयर करके दिए, एल इक्वल टू आई ओमेगा एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब जो फॉर्मूला थी एंगुलर मोमेंटम की कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ओके, उन्होंने फिर से इसको डेरिवेट करके यहाँ वही लिखा है इस इक्वेशन के अंदर, आई डी ओमेगा अपॉन डी टी एंड दैट इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब उन लोगों ने क्या इसमें लिख के दिया कि ये वैल्यूएशन टॉर्क है, तो इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय टी। नाउ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी मस्ट बी 0, so angular momentum remain constant. Torque on a rigid body या external torque on rigid body must be 0, so angular momentum remain constant. क्योंकि आप इसको 0 लिखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0, इसका मतलब L is equal to constant. L equal to क्या आ जाएगा? Constant. इसका मतलब इसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, ओके। और ये कभी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू 0, तो आई 0 नहीं होगा, अल्फा 0 होगा। अल्फा 0 मतलब एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस नहीं होता? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होता है, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर? अब उन लोगों ने दो तीन ऐसे इलस्ट्रेशन दिए, वो एज फॉर एग्जाम्पल कि रोलिंग चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ है और सपोज ऐसे रोटेट हो रहा है, ओके, तो रोटेट होते हम कंटिन्यू रोटेशन चल रहा है और उसकी स्पीड कम करनी है। सपोज आपने एथलेटिक्स में आइस स्केटिंग में देखा होगा कि वो लोग एथलेटिक्स में क्या करते हैं, किसी एक जगह पे होके ऐसे रोटेट होते हैं, तो किसी एक जगह रोटेट होने के लिए पहले उसको मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है, मतलब 2-3 बार उधर 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 जाएंगे और बाद एक जगह होने के बाद वो ऐसे रोटेट होंगे। कितने रोटेशन हुए वो देखने से नहीं पता चलता है, कि रिप्ले में चेक कर दो पता चलेगा। तो स्पीड कैसे क्रिएट की है, तो पहले वो मोमेंटम क्रिएट करेगा, मोमेंटम क्रिएट करने के बाद जब उसको रोटेट करना है तो उसकी रोटेशनल एक्सिस जो उसकी बॉडी से पास होती है, ओके, इससे हाथ और पैर अंदर क्यों ले लेगी। हाथ और पैर अंदर लेने का मतलब क्या हुआ कि रोटेशनल एक्सिस से सभी पार्टिकल की डिस्टेंस कम हो जाएगी। अब जब रोटेशनल एक्सिस से सभी पार्टिकल की डिस्टेंस कम होगी, इस फॉर्मूला में थोड़ा करेक्शन मैं कर रहा हूं, या L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई मतलब मोस्टली हम mr स्क्वायर लिखते हैं इनटू ओमेगा। अब सपोज मान लो कि जो एथलेटिक्स वो रोटेशन ले रहा है, तो बॉडी से सभी पोर्शन मतलब हाथ और पैर सबकी डिस्टेंस क्या करेगा, कम करेगा, और सभी नजदीक लेगा, नजदीक लेगा मतलब रोटेशन एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कम हुई, मतलब आर कम हुआ, आर कम हुआ मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू कम मिलेगी, इससे mr स्क्वायर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिलेगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिलता है मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ती है। अब समझ मान लो कि उसको अपनी स्पीड कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करेगा, रोटेशनल एक्सिस से अपना हाथ, रोटेशनल एक्सिस से, ओके, जो इसकी रोटेशनल एक्सिस है उससे अपना हाथ और पैर उसको आगे क्यों ले जाएगा, जैसे वो हाथ और पैर आगे ले जाएगा, इसका मतलब रोटेशनल एक्सिस से, एज फॉर एग्जांपल किसी भी रिजिड बॉडी को आप रोटेट करेंगे तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आर है, समझो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब आर इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा, और आई इंक्रीज होगा तो अपने आप एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, अपने आप एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके, नंबर ऑफ ऐसे एग्जांपल्स है। एक और एग्जांपल चलो यहाँ कैलकुलेट करके देख कि सपोज अर्थ रोटेट होती है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं लगता, वो अपने आप रोटेट होती है। अब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता और रोटेशन होती है, और सपोज इंस्टेंटली उसके रेडियस हाफ हो जाए, रेडियस L इज इक्वल टू आई ओमेगा, रेडियस हाफ हो जाएगी मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तो इक्वल ही होगा, लेकिन मोमेंटम के लिए क्या लिखेंगे, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2।
तो एक सॉलिड स्फीयर है, अर्थ सॉलिड स्फीयर है, मतलब I इज इक्वल टू 2/5 mr²। ये इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला 447 नंबर पे इस पैटर्न में लिख के दिया है। ओके, सो I1 इज इक्वल टू 2/5 mr²। ओके, रेडियस डिक्रीज होती है तो मास रिमेन कांस्टेंट, 2/5 mr² ओमेगा 1। सिमिलरली 2/5 mr² ओमेगा 2, r² 2/5 m कैंसिल, क्या होगा ओमेगा 1 r1² इज इक्वल टू ओमेगा 2 r2²। क्लियर? अब रेडियस मैंने क्या बताया, हाफ, सो क्या हो लिखेंगे r2 इज इक्वल टू r1/2। जब अर्थ रोटेट होती है और इंस्टेंट इसकी रेडियस हाफ हो जाएगी तो क्या होगा, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ओमेगा 1 r1² ओमेगा 2 r2² मतलब r1²/4। सो r1² कैंसिल। इसका मतलब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2/4। कैसा लिख सकते हैं, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 ओमेगा 1। मतलब अभी जितनी एंगुलर स्पीड से, अभी जितनी एंगुलर स्पीड से वो रोटेशन कर रही है वो स्पीड 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 4 टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज। अभी जो उसकी रोटेशन है, मैंने क्या किया कि सपोज एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता और अर्थ की रेडियस इंस्टेंटली हाफ हो जाती है। और जब अर्थ की रेडियस हाफ हो जाती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये रोटेशन की जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और जब ये 4 टाइम्स इंक्रीज होती है तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब 2π/3 2π/T1। ये कैसा लिखा मैंने, तो इसका मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करना, एक रोटेशन कंप्लीट करना मतलब 360 डिग्री, बट इन रेडियन इज अ 2π रेडियन। और एक रोटेशन कंप्लीट करने की टाइमिंग होती है पीरियोडिक टाइम। तो यहां मैंने लिखा ओमेगा भी 2π/T, 4 ऐसे लिखा 2π/T1। सो 2π कैंसल, T2 इज इक्वल टू T1/4। T1 मतलब क्या होता है, पीरियोडिक टाइम, एक रोटेशन की टाइमिंग। अभी अर्थ अपने एक्सिस के हिसाब से एक रोटेशन कंप्लीट कितने टाइम में करती है, अभी अर्थ अपनी एक रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस टाइमिंग क्या होगी, अर्थ जब रोटेट होती है एक्सिस के हिसाब से ऐसे, एक रोटेशन की टाइमिंग क्या होगी, 24 आवर्स। 24 आवर्स। ओके, तो इसको 24 आवर ले लो, डिवाइड बाय 4, सो आंसर इज 6 आवर। इसका मतलब इंस्टेंटली अर्थ की रेडियस हाफ हो जाती है तो डे की लेंथ 6 आवर हो जाएगी, 24 आवर नहीं, 6 आवर। क्यों, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता। तो रेडियस डिक्रीज हुई तो इससे होगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन सपोज समझो यहाँ एक चीज और, ये पूरा कैलकुलेशन समझने की जरूरत भी नहीं है। सपोज इस टाइप की किसी भी टाइप की, सपोज और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस रेडियस डबल हो जाए तो क्या होगा, ये तो मैंने हाफ के लिए कैलकुलेट किया, रेडियस डबल हो बढ़ जाता है, जाएगा, बढ़, लेकिन क्या आंसर क्या, यही तो क्वेश्चन, 24 ये है तो कॉम्पिटिटिव 48। कॉम्पिटिटिव में यही तो क्वेश्चन है कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया कॉम्पिटिटिव के हिसाब से किया, टेक्स्ट में नहीं दिया। उन्हें बहुत बार पूछा कि अर्थ की रेडियस इंस्टेंटली हाफ हो जाती तो डे की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज पता चल जाता है कि डिक्रीज होगा। लेकिन जब पूछा कितने आर का तो 6 आर। तो करना क्या है कि जो भी आपको चेंज दिया, जो वेरिएशन दिया उसको डबल करो, डबल सॉरी इसके स्क्वायर करो। मैंने आपको ऐसा बताया कि अर्थ की रेडियस डबल हो जाती है, डबल हो जाती है मतलब उसका स्क्वायर करो और जो टाइमिंग है उससे मल्टीप्लाई करो, रनिंग टाइम, रनिंग टाइम, रनिंग टाइम कितना 24, 4 into 21, 96 आवर का डे हो जाएगा। डे की लेंथ कितनी है 96 आवर। सर ये क्या किया, एक बार वापस बता। मैं वही कर रहा हूँ, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसमें क्या बताया कि रेडियस हाफ हो जाती है। मैंने क्या पूछा था कि अर्थ की रेडियस हाफ हो जाती है, तो जो भी आपको रेशियो दिया गया है हाफ डबल उसका स्क्वायर करो और जो टाइमिंग दी वो टाइमिंग का है 24 आवर। ओके, 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 into 24, आंसर इज, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर, जो भी रेशियो दिया, डबल किया, हाफ किया,
मैंने वो डबल के लिए पूछा है, इंस्टेंटली रेडियस डबल हो जाती है मतलब 2 स्क्वायर इंटू 24, आंसर इज 96 सर। रेडियस हाफ हो जाती है तो जो भी रेशियो है हाफ, उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, जो भी रेडियस है हाफ पता है, हाफ मतलब 1/2 स्क्वायर इंटू 24, सो 1/4 इंटू 24 6 आर। ओके, कभी 3/2, कभी 2/3, कुछ भी मतलब पूछेंगे। सर ये ट्रिक हमें एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं। या पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैलकुलेट कैसे होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, सो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। Earth is a solid sphere, so I is 2 by 5 m r square. So 2 by 5 m r1 square omega 1 is equal to 2 by 5 m r2 square omega 2. So now 2 by 5 m 2 by 5 m must be cancelled. Okay, omega 1 r1 square is omega 2 r2 square. But consider क्या किया था कि रेडियस हाफ हो जाती है, so r2 is equal to r1 by 2. तो यहाँ ये ऐड करेंगे, so r1 square by 4, so r1 भी कैंसिल हो जाएगा, so omega 1 is equal to omega 2 by 4. लेकिन हमको तो फाइनल चाहिए, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 ओमेगा 1, मतलब रेडियस हाफ होने से स्पीड 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन अपॉन t2, 4 into 1 rotation मतलब 2 pi radian upon t1, so 2 pi cancel, so now t2 is equal to t1 by 4, t1 is the initial timing जो 24 आ रहा है, डिवाइड बाय 4 कर दो, आंसर इज 6। तो इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी तो शॉर्ट इसमें हो जाएगा, जो भी रेशियो दिया उसकी स्क्वायर करो और जो इनिशियल टाइमिंग है 24 मल्टीप्लाई करो। तो ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक काम करो, दर्पण से 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए कि कभी कभी बताया जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो ऐसा एमसीक्यू अपने आप बना सकते हैं, एज पर एग्जांपल कि इक्वल टॉर्क से होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर मैंने रोटेट किया, आराम से सुनना पहले, इक्वल टॉर्क से होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर मैंने रोटेट किया, किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, इक्वल टॉर्क से होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर मैंने रोटेट किया, किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही L इज इक्वल टू आई ओमेगा, दोनों के लिए यूज करना है, L इक्वल होगी क्योंकि दोनों के लिए टॉर्क इक्वल मतलब L भी इक्वल रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी, सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर, होलो स्फीयर की 2/3 लिखा है और उसमें 2/5 लिखा है, 2/5 लिखा है। ओके, सॉलिड के लिए 2/5 2/5 m² फॉर सॉलिड, लेकिन 2/3 फॉर होलो। तो होलो के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो ऐसी कंपैरिजन डिस्क और रिंग, होलो स्फीयर, सॉरी सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट के लिए इस टाइप की कैलकुलेशन देंगे, लेकिन आपको याद क्या रखना है इस टाइप से, L remain constant, इक्वल टॉर्क मतलब एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। मैंने लास्ट पीरियड में एग्जांपल दिया था कि वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली आइस मेल्ट होने से इक्वेटर पे सपोज पानी इंक्रीज होता है, इक्वेटर पे पानी इंक्रीज होता है तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा मतलब क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आइस मेल्ट होने के बाद इक्वेटर पे आता है पानी तो डी की लेंथ क्या होगी, तो लिख सकते हैं डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज होगी। इंक्रीज इसलिए होगी, समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ मतलब रोटेशन स्लो हो जाएगा, अर्थ की रोटेशन स्लो हो जाएगी, और जब अर्थ की रोटेशन स्लो होगी तो पीरियोडिक टाइम अपने आप क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डे वाली लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। सो L इज इक्वल टू आई ओमेगा में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, क्लियर। पहले 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो, 57।
सर ये 57 में इलस्ट्रेशन भी हमें दिखाना पड़ेगा अगर पूछा तो क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इलास्ट्रेशन के साथ ही एक्सप्लेन करना है। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो पहले भी इसी चैप्टर में था ये स्टेटमेंट तो। ओके, लेकिन ओके मेन हाँ, गर्ल सिटिंग ऑन अ चेयर वाला, हाँ मतलब हाँ एग्जांपल के तो वो साथ। एक्सप्लेन करो, अर्थ वाला किसी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ एग्जांपल, तो कंप्लीट हो जाएगा। इसे मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। इनडायरेक्टली वही एक्सप्लेन किया है कि सपोज I1 लेस देन I2, सो ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2। हाँ यस सर। L इक्वल टू I ओमेगा से आपको ये कंप्लीट करके देना है। क्लियर? ओके, आपको 57 प्रिपेयर करना, लेकिन 58 की जरूरत नहीं है। क्यों? 58 तो ऐसा भी हमने रोटेशनल मोशन में कंप्लीट किया, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर में कंप्लीट किया था, इससे आप 58 प्रिपेयर नहीं करेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 57, ओके, अब लास्ट वाली थ्योरी है, एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसमें लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी से अच्छा है कि इसमें ऑब्जेक्ट जब स्लोप से नीचे आता है, ओके, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए, रोल होके आना चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो लास्ट थियरी में उन लोगों ने दिया है। अब सपोज मैंने एक स्लोप जिसके लिए हाइट h, ये हाइट क्या होगी h, ये थीटा, टोटल डिस्टेंस सपोज यहां से लेके यहां वो डी जितना है। अब यहां से किसी ऑब्जेक्ट को आप रोल करेंगे विदाउट स्लाइडिंग, ओके, ऑब्जेक्ट के लिए मास सपोज स्मॉल m है, स्मॉल m मास रखा है, इसका मतलब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg cos थीटा, ये नॉर्मल फोर्स r या n जो भी लिखना लिख सकते हैं, n लिखो चलेगा कि r रेडियस में कम में आएगा। इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R, मास का स्मॉल m लिखा ही है, ओके। फ्रिक्शन लगेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, और ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा, ये रेडियस मैंने लिखा, लेकिन यहाँ एक फोर्स और मिलेगा, वो होगा mg sin थीटा, बिकॉज mg cos थीटा होगा mg sin थीटा। स्फीयर की रेडियस r, मास स्मॉल m, ओके। स्लाइड जब होगा तो हाइट h और डिस्टेंस कितना होगा d।
अब उन लोगों ने बताया कि जब ये रोल होके नीचे जा रहा है, इसके रोटेशनल मोशन इस तरह से होती है, तो इसका मतलब सेंटर में जितने पार्टिकल है, सेंटर में जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन करेंगे। सेंटर में जो पार्टिकल है वो लीनियर मोशन करेंगे, लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल वो रोटेशनल मोशन करेंगे। फिर से सेंटर में जो पार्टिकल वो लीनियर मोशन करेंगे और बाकी सब जो है वो रोटेशनल मोशन करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला 1/2mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ एक करेक्शन किया जाएगा कि सपोज I इक्वल टू हम m के स्क्वायर ऐड करते हैं, I इज इक्वल टू m के स्क्वायर। लिए यहां लिख रहा हूं कौन कौन सी फॉर्मूला मैंने यूज की। एंड सेकंड v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब सपोज मानो v इक्वल टू r ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। v बाय r होल स्क्वायर, ओके, v बाय r या v स्क्वायर r स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर नहीं करना है। अब समझो 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर कॉमन, 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 कॉमन निकला, तो रिमेनिंग पार्ट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ऐसा होगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मिली कहां से? तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? mgh। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इतनी पोटेंशियल एनर्जी, सो mgh इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो m कैंसिल करो और सपोज मैं इससे v स्क्वायर निकाला था, v स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2gh अपन 1 प्लस के स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये हमको v स्क्वायर की फॉर्मूला मिलेगी। एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय r स्क्वायर, इस टाइप की फॉर्मूला होगी। क्लियर? अब ये तो यहां इसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन पूरी कैलकुलेशन आप चेक करेंगे तो बहुत लेंथी होती है। उन्होंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हमको कंप्लीट करके दिया, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किस तरह से कंप्लीट होता है। पहले एक काम करें, पहले यहाँ तक एक बार कंप्लीट कर लेना, तो इसकी आगे वाली थियोरी जो है आगे लिखना तो भी लिख सकते हैं एज पर एग्जाम्पल। चलो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। अब सपोज हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कौन सी? v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू x, थर्ड फोर्थ चैप्टर में यूज किया था। यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए 0 होगी, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2, एक की जगह क्या लिखेंगे? एक की जगह क्या लिखेंगे? g। डिस्टेंस कितना होगा? d जितना आएगा, ओके। तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ g नहीं लिखेंगे, g साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट जाएगी तो फोर्स mg साइन थीटा होगा, और फोर्स जब mg साइन थीटा होता है तो ना v स्क्वायर इज इक्वल टू 2dg साइन थीटा, इस तरह से रहेगा। क्यों बता रहा हूँ? ऑब्जेक्ट नीचे आती है अकॉर्डिंग टू दिस, इससे, और इससे mg साइन थीटा से नीचे आएगी तो ये तो फोर्स है, x इक्वल टू क्या लिखेंगे? g साइन थीटा। अब डायग्राम में चेक करो, चलो साइन थीटा डायग्राम, ये थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, ऑपोजिट मतलब h, हाइपोटेनस मतलब d।
और वो वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यूएशन ऐड करेंगे तो एक मिनट, पहले हम सिर्फ लीनियर मोशन कैलकुलेट करेंगे, बाद में उसको ऐड करेंगे तो इजी रहेगा। ये पोर्शन चेक करो, दर्पण में भी उसने लिख के दिया है, दर्पण में पोर्शन लिख के दिया है कि सपोज v0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax की जगह उसने लिखा h, सॉरी d, h ने d, लीनियर मोशन 2ad, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, और बाद में उसने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम sin थीटा इज इक्वल टू h अपॉन d, sin थीटा इज इक्वल टू h अपन क्या होगा d, सो d इज इक्वल टू h अपन sin थीटा, ये वैल्यू यहां ऐड करेंगे, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू a h अपन sin थीटा। तो sin v स्क्वायर की फॉर्मूला तो ये भी थी a 2gh अपन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो ये दूसरी फॉर्मूला हुई। दोनों फॉर्मूला से मिलने वाली v स्क्वायर इक्वल होनी चाहिए। अब जो दोनों फॉर्मूला से मिलने वाली v स्क्वायर इक्वल होनी चाहिए, तो ऐसा लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो पहले लिखेंगे 2ah अपन sin थीटा इज इक्वल टू 2gh अपन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। देखो 2h कैंसिल, तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ये ऊपर जाएगा g sin थीटा अपन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r। तो पहले टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी दी थी, इसके स्क्वायर रूट करेंगे, यहां लिख रहा हूं, जगह है, टेक्स्ट में सिर्फ वेलोसिटी दी थी, लेकिन इस थ्योरी को आगे ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन भी मिलेगा। कैसे ले जाना है तो पहले ही कंप्लीट हो गया। इसके लिए आप लीनियर मोशन की फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस v0 से 2x ऐड करो, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो v स्क्वायर इक्वल टू 2ad, x की जगह क्या होगा डिस्टेंस d, अकॉर्डिंग टू डायग्राम sin थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो h अपॉन d, सो d इक्वल टू h बाय sin थीटा, ये ऐड कर दो, सो v स्क्वायर इक्वल टू 2h sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों मैंने कंपेयर किया तो एक्सेलरेशन मिला, लेकिन अभी भी एक डाउट है, मैंने यहाँ लिखा था ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन g sin थीटा होना चाहिए, g sin थीटा, लेकिन यहाँ क्या मिलता है g sin थीटा अपन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इसका मतलब कि जो डायग्राम में दिखता है इससे कम है। कम इसलिए है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन लगता है। ओके, तो हम चेंज इन एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं। चेंज इन एक्सेलरेशन कैलकुलेट क्या करेंगे, g sin थीटा माइनस g sin थीटा अपन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू डायग्राम g sin थीटा है, कैलकुलेशन से इतना मिलता है, ये वैल्यू कम है तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले तो g sin थीटा कॉमन है, 1 माइनस 1 अपन, पहले इसको एलसीएम ले लेंगे, ये इजी रहेगा। इसकी एलसीएम होगी तो क्या होगी r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ये कहां जाएगा ऊपर। ओके, नाउ g sin थीटा, अगेन एक बार एलसीएम लेंगे, r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो remaining part is change in acceleration, g sin theta is equal to k square upon r square plus k square। इतना एक्सेलरेशन चेंज होगा, इतना एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज, और जो एक्सेलरेशन चेंज होता है वो ड्यू टू फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी, से m मल्टीप्लाई कर दो, mg sin थीटा k स्क्वायर r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसी एक्सेलरेशन को मैंने फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का और एक फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे म्यू एन, और एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होगा mg cos थीटा।
तो म्यू इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एन सॉरी mg cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है mg sin थीटा के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन mg cos थीटा कैंसल, सो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तब जाके रोल होगी जब इतना दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगी, तब जाके ऑब्जेक्ट ऊपर से ऐसे रोल होके नीचे आएगी, रोल होके, ओके, रोल होके नीचे आना है। सपोज ये वैल्यू म्यू एस इससे कम रहेगी तो नीचे मतलब इसे स्लिप या स्लाइड हो जाएगा, ओके, स्लिप और स्लाइड हो जाएगा। हाँ, उन लोगों ने बॉक्स करके पूरी थियरी आपको दर्पण में दी है, लेकिन वो लोग तो क्वेश्चन के तौर पे लास्ट नंबर जो दिया वही पूछेंगे, वो है 59। कौन सा? 59। तो आज जो प्रिपेयर करना है उसका सिर्फ नंबर दो तो 55, 56, 57 और 59। 55, 56, 57 और 59 यही चारों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 58 कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, नेक्स्ट से इसके अंदर हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर लेंगे, ओके। और इसकी थियरी प्रिपेयर कर दो, तो इस बार इस थियरी का टेस्ट इसको कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 7 ओनली थियरी, क्लियर? चैप्टर नंबर 7 की थियरी का टेस्ट फ्राइडे लेंगे, इसलिए इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दो। लास्ट मेरे ख्याल से 6 के एमसीक्यू लिखे थे ना? यस सर, 6 MCQs। ओके, 7 की थियरी लेंगे, उसके बाद 7 के न्यूमेरिकल, इस तरह से आगे जाएंगे, क्लियर? तो आज इतना रखो, 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में कंप्लीट करके देने हैं, ओके? ओके सर, थैंक यू सर।